जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो चैप्टर 2 है हमारा, यानी कि NCERT जियोग्राफी का, उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का MCQs का देता है, तो वही दिया हुआ है हम लोगों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइडेड इज रिफर्ड टू एज क्या, तो पेनिसुला। यानी कि एक जो लैंड मास है जो 3 साइड से कोई भी वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको पेनिसुला बोलते हैं। सेकेंड है हमारा, द माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न माउंटेन्स है उसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपना देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा रेफर्ड टू एज, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है जो कि गोवा के साउथ में है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ गोवा है, गोवा का साउथ वाला जो हमारा स्ट्रिप देखने को मिल रहा है कोस्टल प्लेन्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कन्नड़ कोस्ट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, यानी कि ईस्टर्न घाट का सबसे हाइएस्ट पीक यहाँ पर क्या है, तो महेंद्रगिरी है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अपना सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को ब्रीफली आंसर ये सब का देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो उसको हम लोग समझते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है वो क्या होता है। तो ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ द करेंट्स ऑफ द सेमी मोल्टन रॉक्स begin to move towards the crust, tear it apart, dividing into large fragments called lithospheric or tectonic plates. There are 7 such major plates, namely South America, North America, Pacific, Indo-Australian, Eurasian, African and Antarctic. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अर्थ का इंटरनल हीट रहता है उसके वजह से जो करेंट्स वहाँ पर ओरिजिन होता है, तो जितना भी सेमी मोल्टन लिक्विड है हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे, तो वो सब ऊपर की तरफ आने लगता है और उसको क्या करता है, जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो सबको वो टीयर कर देता है या फिर वो लोग को फाड़ देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलता है अर्थ में। तो उसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। और हम लोग को देखने को मिलेगा कि 7 तरह का हम लोगों के पास मेजर प्लेट्स होता है। कौन कौन सा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो ये हुआ हम लोगों का 7 तरह का प्लेट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वेयर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी कि आज के समय में जो, यानी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पर जो एक गोंडवाना लैंड था, यानी कि एक हमारा पूरा ये कॉन्टिनेंट मास है जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जाने थे, तो ये जब ब्रेक होता है तो ऊपर वाला पार्ट हमारा लूरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना आता है और नीचे वाला गोंडवाना लैंड के नाम से जानता है। तो जो गोंडवाना लैंड है उसका आज के समय में कौन कौन सा पार्ट्स है, यानी कि आज के समय में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो मतलब गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट उसमें मर्ज था। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है। Gondwana land is the name given to hypothetical supercontinent located in the southern hemisphere. Gondwana lands include South America, part of Africa, South Africa including Madagascar, part of Asia, India, Arabia, Malaya, Australia and Antarctica prior to its breakup under the forces causing the continental drift. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गोंडवाना लैंड जो है वो हाइपोथेटिकल नाम है जो सुपर कॉन्टिनेंट का सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। गोंडवाना लैंड में हम लोग देखेंगे तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें क्या क्या लाई करता था, तो पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई करता है, फिर साउथ अमेरिका में जो मेडागास्कर वाला पार्ट है वो लाई करता है आज के समय में। फिर अगर हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट का बात करते हैं तो उसमें से इंडिया, अरेबिया, मलाया लाई करता है। और कॉन्टिनेंट्स का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो भी यहाँ पर लाई करता है, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ भाबर, यानी कि जो भाबर है वो क्या है। तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं भाबर क्या है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग डेफिनेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। द भाबर is a narrow belt of the plain which covers with pebbles and lie along the foothills of the Shivalik from the Indus to the Teesta. This belt is laid down by numerous streams descending
डाउन दिस हिल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाबर रीजन क्या है, तो ये एक पतला सा बेल्ट रहता है जिसमें हम लोग ने देखा था बहुत सारा बोल्डर्स और पेबल्स रहता है, जो कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, यानी कि शिवालिक का जो नीचे वाला फुट है वहाँ पर लाई करता है। जब रिवर अपना एकदम स्पीड में रहता है, यानी अपर कोर्स में रहता है, तो वो जब वहाँ से स्पीड में आता है तो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पेबल्स, बोल्डर्स जो है उसको तोड़ के लेके आता है। और हम लोग को ये शिवालिक के फुटहिल्स पे देखने को मिलता है, जो कि इंदस से रिवर तीस्ता के बीच में यहाँ पर फैला रहता है। तो इसी को हम लोग भाभा रीजन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेके इधर हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से साउथ में हमारा जो भी डिवीज़न किया गया हिमालयाज़ का, उसका हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न का बात कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाने पर जो डिवीज़न आता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर, फर्स्ट द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज विच इज़ नोन एज द ग्रेट हिमालयाज़ और द इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री, यानी कि जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको हम लोग ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। सेकेंड रेंज जो हमारा है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री विच इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय, यानी कि जब हम लोग ने हिमाद्री वाला रेंज देखा तो इसके सदर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा यहाँ पर हिमालयस देखने को मिलेगा, तो लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो थर्ड रेंज है वो कौन सा है, तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज विच इज़ नोन एज शिवालिक। दीज रेंजेस आर द फुटहिल रेंजेस दैट रिप्रेजेंट द सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा फर्स्ट रेंज है तो फर्स्ट रेंज कौन सा गया हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट रेंज था जो कि था हमारा इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना गया। फिर इसके सदर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे तो कौन सा रेंज जाता है, तो हिमाचल हिमालय जाता है या हिमाद्री हिमालय जाता है। फिर इसके और साउथ में हम लोग देखते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है तो वो हमारा शिवालिक हिमालयस रहता है, जो कि एकदम फुट हिल वाला हिमालयस रहता है, और सदर्न मोस्ट जो है वो हिमालय है, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्लेट्यूज लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्यान रेंज। हम लोगों ने देखा था कि जो अरावली रेंज है तो यहाँ पर हमारा राजस्थान है, वहाँ पर यहाँ पर हम लोग को राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी डेजर्ट के हमारे ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर अरावली होगा, और विंध्यान हमारा रेंज यहाँ पर है, यानी कि नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो हो रहा है वहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में कौन सा हमारे यहाँ पर प्लेट्यूज लाई करता है, तो हम लोगों ने देखा था मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्यान रेंज के बीच में यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, यानी कि जो कोरल हम लोगों ने देखा था, कोरल एक छोटा मरीन एनिमल रहता है जिसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं, तो उससे ओरिजिन होने वाला जो आइलैंड है इंडिया का वो कौन सा है, तो हम लोग सब जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एकदम कोरल ओरिजिन आइलैंड है। तो हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं, वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया है, फिर भी यहाँ पर देख लो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो लक्षद्वीप हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर, और 5 नंबर का हो गया मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है जो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो वाला सेंट्रल हाईलैंड या मालवा प्लेट्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके बीच में हम लोग को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं हम लोग आंसर अपना। द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ मेक्स द मॉल्टन रॉक्स टू रश टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड ड्राइव द क्रस्ट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का पहले हम लोग डेफिनेशन दे दिए हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। These plates are drifting over the mantle of the earth. As a result, when the 2 or more plates are pushed towards each other, they are called converging plates. On the other hand, if they are moving away from each other, they are called diverging plate. यहाँ पर हम लोगों ने पहले टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है वो डेफिनेशन देखा कि जो भी मॉल्टन रॉक्स है जो इंटरनल हीट के वजह से ऊपर यानी कि अर्थ सरफेस पे आ रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, तो जो हमारा क्रस्ट है इसमें क्रैक्स डेवलप होके ये जो प्लेट्स है ये आपस में या तो दूर जाने लगता है या तो पास आने लगता है। तो ये प्लेट्स जब आपस में पास आ रहा है तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग प्लेट्स बोलते हैं, और यही प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रहा है तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर, यानी कि जो खादर है और जो भांगर है उसके बीच में हम लोग को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग देखते हैं
सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द सॉइल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स दे हैव बीन डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू नेम्स। फर्स्ट इज़ भांगर एंड सेकंड इज़ खादर। हम लोग देखेंगे कि जैसा सॉइल का एज रहता है, यानी कि सॉइल का जो उम्र रहता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा भांगर और सेकंड है खादर। तो इसके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट देखते हैं। तो फर्स्ट है भांगर का। These are the older alluvium or old soil and form the largest part of the northern plains. They lie above the floodplains of the rivers and present a terrace-like structure. It often contain कंकर nodules made up of calcareous deposit. जो भांगर वाला एरिया रहता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट में फैला हुआ है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये हमारा ओल्डर अलूवियम रहता है, यानी कि जो पुरानी मिट्टी रहती है वो रहती है। ये फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स में लाई करता है और एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जिसमें हम लोग को बहुत बार कंकर नॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि कैल्केरियस डिपॉजिट से बना रहता है। यानी कि जितने भी कंकर पत्थर है वो सब हम लोगों को इस तरह के सॉइल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा खादर। The newer or the younger deposit of the floodplains known as the khadar. So these are the new alluvium or new soil and are very fertile. Thus khadar is ideal for intensive agriculture. जो खादर सॉइल रहता है ये अभी नया है, यानी युवा डिपॉजिट रहता है सॉइल्स का। हर बार जब भी फ्लड आता है तो ये रिन्यू हो जाता है सॉइल, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है और हम लोग को यहाँ पर न्यू अलूवियम डिपॉजिट देखने को मिलता है। और जो खादर रहता है ये जब देखा कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल रहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अपना देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। यानी कि अब हम लोग को ईस्टर्न घाट्स का लोकेशन हम लोग जानते हैं कि इंडिया के ईस्ट साइड में, और वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न साइड में है। तो इसके बीच में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। The Western Ghats are situated and mark western edges of the Deccan Plateau parallel to the western coast of India along Arabian Sea। यानी कि जो हमारा वेस्टर्न घाट हम लोग देखते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू के पैरेलल लाई करता है। यानी कि जब हम लोग अपना वेस्टर्न घाट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेक्कन प्लेट्यू के एकदम पैरेलल ही ये जाता है। और जो अरेबियन सी हमारे इस साइड में है, यहाँ पर अरेबियन सी का वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर ये लाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ, तो ईस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर हम लोग लोकेशन का बात करें तो जो वेस्टर्न घाट से हमारा डेक्कन प्लेट्यूज का ये भी एजेस बनाता है और ईस्टर्न घाट भी एज बनाता है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न साइड लाई करता है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड लाई कर रहा है। ईस्टर्न साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके अलॉन्ग है। और अगर वेस्टर्न घाट का बात करते तो अरेबियन सी जो कि हमारा यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली। जो वेस्टर्न घाट रहता है यहाँ पर हम लोग एकदम कॉन्टिन्यूअस लाइन देखते हैं जिसमें तोड़ फोड़ कुछ नहीं रहता और हम लोग यहाँ पर पासेस के थ्रू जा सकते हैं। यानी कि दो पहाड़ के बीच में जो गैप रहता है उसको हम लोग पासेस बोलते हैं या दर्रा, उसके सहारे हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जा सकते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट रहता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है, इरेगुलर रहता है और डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस है हमारा ईस्टर्न घाट ये इरेगुलर और डाइसेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिवर ड्रेन कर रहा है वो ईस्टर्न घाट्स को तोड़ देता है और इसको डाइसेक्ट कर देता है, जिसके वजह से ये हम लोग को 3-4 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता हुआ दिखता है। ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर। हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट्स रहता है इसका हाइट बहुत ज़्यादा रहता है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। एवरेज हाइट का बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट का हाइट हमारा 900 से 1600 मीटर के आसपास रहता है। वहीं ईस्टर्न घाट्स का हाइट हम लोग कब देखते हैं तो 600 मीटर तक रहता है। नेक्स्ट अपना डिवीज़न देखते हैं। द हाइट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम मूविंग नॉर्थ टू साउथ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा। यानी कि जब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स को तो यहाँ पर जो इसका हाइट है नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी नॉर्थ पार्ट से लेके सदर्न पार्ट तक हम लोग जब जाते हैं तो हाइट हम लोग को बढ़ते जाता है। यहाँ पर कुछ हाईएस्ट पीक्स हम लोग देखेंगे तो जैसे अनाईमुड़ी हो गया और डोडा बेटा हो गया।
वहीं हम लोग जब ईस्टर्न घाट्स का बात करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट हिल्स है यानी जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी या जावेदी हिल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक का अगर हम लोग बात करते हैं तो महेंद्रगिरी है, और कुछ हाईएस्ट पीक यहाँ पर इंक्लूडेड होता है जैसे कि जावेदी हिल्स हो गया। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। द वेस्टर्न घाट इंक्लोज अ नैरो स्ट्रिप बिटवीन द वेस्टर्न स्लोप in the Arabian Sea known as the Western Coastal Plain. Maximum width is 64 किलोमीटर। हम लोग जब वेस्टर्न घाट्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक ठो नैरो स्ट्रिप जाता है जो कि अरेबियन सी से लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। वहीं अगर ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएगा। द ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो इंक्लोज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न स्लोप्स एंड द बे ऑफ बंगाल विच इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. It is wider than the western coastal strip and the maximum breadth is 120 किलोमीटर। तो हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न घाट में हम लोगों को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा, वहीं ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रहता है ये ज़्यादा वाइडर रहता है या चौड़ा रहता है, और इसका अगर हम लोग मैक्सिमम ब्रेथ का बात करते हैं तो 120 किलोमीटर के आसपास रहता है। वहीं अगर हम लोग जब वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं तो वो 64 किलोमीटर के आसपास रहता है और ये नैरोअर रहता है। नेक्स्ट है हमारा इट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल मोस्टली इन द समर ड्यू टू द समर मानसून. द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड मॉइस्ट. हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर हम लोग को ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ये सब मैंने चैप्टर में बताया था। तो ये रेनफॉल जो है ये समर मानसून के कारण यहाँ पर होता है। It receives rain both in summer and winter, especially in winter through the winter monsoon. However, here the rain is lesser than the western strip. अगर हम लोग ईस्टर्न घाट्स का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रेनफॉल समर और विंटर दोनों टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर विंटर मानसून भी आता है और समर में जब बारिश होता है तो उस टाइम में भी बारिश यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का कंपैरिजन करें तो ईस्टर्न घाट में लेस रेनफॉल होता है जबकि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा रेनफॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट का। हेयर द सॉइल इज़ हाईली फर्टाइल. Rice, spices, rubber, fruits like coconut, cashew nut, etc. are grown here. अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स को देखते हैं तो यहाँ का जो सॉइल रहता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, और हम लोग स्पाइसेस, रबर और फ्रूट्स जैसे कोकोनट हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, काजू, ये सब का हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। वहीं हम लोग ईस्टर्न घाट्स का अगर देखते हैं द सॉइल इज़ नॉट एज फर्टाइल एज वेस्टर्न स्ट्रिप. राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट एक्सेट्रा आर ग्रोन हियर. तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में देखा यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वेयर फॉर्म. तो हिमालयाज कैसे फॉर्म हुआ ये मैंने अच्छे से चैप्टर में बताया है, तो ये आप लोग रीड कर लो। द इंडियन पेनिसुला ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड फाइनली कोलाइडेड विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स. As a result of this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as Tethys got folded and formed the mountain system of the West Asia and Himalaya. तो ये तो कहानी हो गया जो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन्स विद दैट ऑफ द पेनिसुलर रीजन. यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया का जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया गया है उसको हम लोग को यहाँ पर बताना है, और हम लोग को हिमालयन रीजन और पेनिसुलर प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस करना है। सिंपल सा बात में ये। तो हम लोग अगर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न की तरफ देखते हैं तो इंडिया का फिजियोग्राफिक 6 डिवीज़न किया गया है। द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग. तो फर्स्ट हमारा डिवीज़न क्या है, द हिमालयन माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, यानी कि जो हिमालयन माउंटेन है जिसको हम लोग नॉर्थ में देखते हैं तो वो हमारा फर्स्ट डिवीज़न है। सेकंड डिवीज़न है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसके बाद द पेनिसुलर प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो ये 6 क्लासिफिकेशन है या 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जो इंडिया का किया गया है हमारा। अब हम लोग अगर देखते हैं तो कंपैरिजन देखते हैं हिमालयन रीजन का और पेनिसुलर प्लेट्यू का। तो देखते हैं हम लोग पहले
द हिमालयन रीजन, द हिमालय आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर कंपेरेटिवली रिसेंट ओरिजिन, यानी कि जो हिमालयन रीजन है हमारा वो यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स है। इसका रीज़न हम लोग समझ चुके हैं और ये अभी रिसेंट ओरिजिन है, यानी कि ये बाद में बना था और अभी का है, इसलिए हम लोग इसको यंग एंड फोल्ड बोल रहे हैं। वही पेनिसुलर प्लेट्यूज आर द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, और जो पेनिसुलर प्लेट्यू ये हमारा बहुत पुराना स्ट्रक्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। दे आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हिमालयन रीजन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन्स है पूरे वर्ल्ड का वो यहाँ पर लाई करता है। पेनिसुलर प्लेट्यूज को देखते हैं तो द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स एंड देयर इज़ नो हाई पीक ऑफ द वर्ल्ड वाइड फ्रेम ऑफ दीज हिल्स। सेंट्रल हाईलैंड्स को हम लोग देखते हैं तो ये छोटे छोटे हिल्स से बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड वाइड कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसा हाईएस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। फिर अगर हम लोग हिमालयन रीजन को देखते हैं, मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। बहुत सारी जो फेमस रिवर्स है जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र को देखते हैं तो वो सब हिमालयन ओरिजिन रहता है। वेरी फ्यू रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी ओरिजिनेट फ्रॉम दिस हिल्स। और हम लोग वही पेनिसुलर प्लेट्यूज का बात करते हैं तो वहाँ पर से बहुत कम रिवर का ओरिजिन होता है, जैसे नर्मदा, तापी, ये सब जो रिवर्स है ये सब पेनिसुलर प्लेट्यूज से ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलता है। द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हिमालयाज है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, क्योंकि जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था तैतीस सी में उसी से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ओरिजिन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लावा का इरप्शन हम लोग को देखने को मिला था और जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है उसके वजह से यहाँ पर पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो फॉर्म हुआ था। दे आर फॉर्म एट द एजेस ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसका एजेस भी फॉर्म यहीं पर होता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं तो जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका हम लोग को एज देखने को मिलता है पेनिसुलर प्लेट्यू में। द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आर फाउंड इन हिमालयाज। जितना भी फेमस हिल स्टेशन रहता है जहाँ पर घूमने जाया जाता है वो सब हिल स्टेशन जैसे हो गया शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सब हम लोग को हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। वहीं नो वेल नोन हिल स्टेशन इज़ फाउंड हियर। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर पेनिसुलर प्लेट्यूज का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को वैसा कोई फेमस हिल स्टेशन देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं जो कि हमारा 6 नंबर है। गिव अ अकाउंट ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब प्लेन्स इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। The northern plains have been formed by the interplay of 3 major river systems, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. The deposition of the alluvium in the vast basin lying at the foothills of the south of Himalayas over millions of years form this fertile plain. It spread over a 7 lakh square kilometer. The plains is about 2400 km long and 240 to 320 km broad. The rich soil cover combined with the abundant water supply and favorable climate made this agriculturally a very productive part of India. Because of this factor of the the density of the population is also the highest in this region among the physiographic division of India. The northern plains are broadly divided into 3 sections. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो नॉर्दर्न प्लेन्स का ओरिजिन कैसे वो बताया गया है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा ये मेनली 3 रिवर्स के इंटरप्ले से बनाया गया है, इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये बना कैसे है? तो जो तैतीस सी था उसका जब हम लोग देखें कि अपलिफ्ट हो गया तो उसके कारण जो यहाँ पर लार्ज बेसिन बना था उसी में इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ये सब का सेडिमेंट्स आकर लाई करने लगा, जिसके वजह से हम लोग को देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है और इसका अगर हम लोग लेंथ का बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर है और विड्थ का बात करते हैं तो 240 से 320 किलोमीटर तक हम लोग देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों को रिच सॉइल कवर देखने को मिल रहा है और एबंडेंट वाटर सप्लाई देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से ये जो एरिया रहता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के कारण यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जितने भी फार्मर्स या जितने भी लोग रहते हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं प्लेन्स पे रहना।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका 3 डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट है द पंजाब प्लेन्स, फिर है गंगा प्लेन्स और थर्ड नंबर पे द ब्रह्मपुत्र प्लेन है। द पंजाब प्लेन इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म बाय द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय द्वाब्स, यानी कि जो पंजाब प्लेन रहता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है जो कि रिवर इंदस और उसका ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर ज़्यादातर द्वाब्स वाला डोमिनेटेड एरिया रहता है। द्वाब क्या होता है, तो दो ऐसा रिवर जब फ्लो करता है तो उसके बीच में जो खाली लैंड वाला एरिया रहता है उसको हम लोग द्वाब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है गंगा प्लेन्स। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो जो गंगा प्लेन्स है ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करता है प्लेन्स का। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि घाघर से तीस्ता रिवर के बीच में पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि गंगा प्लेन जो है वो एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ये फॉर्म करता है एकदम ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स का हमारा। ये ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया प्लेन्स है। इट इज़ नैरोअर देन गंगा प्लेन एंड इट इज़ फ्लड प्रोन एरिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये एकदम बाढ़ वाला एरिया रहता है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आने का संभावना रहता है और हर साल वहाँ पर हम लोग को बाढ़ भी देखने को मिलता है। और ये अगर हम लोग बात करें तो गंगा प्लेन से बहुत ही पतला रहता है। In the southeast side of the northern plains lays the Ganga Brahmaputra delta, which is the largest delta of the world. अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स का बात करते हैं तो इसके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब कोई भी मेन रिवर फ्लो कर रहा है और वो आगे जाके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज या नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है और या फिर बर्ड के पैर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है तो उस एरिया को हम लोग पूरा डेल्टा वाला एरिया बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो कि है कौन सा, हमारा सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बोला जाता है और वो भी फॉर्म होता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ ईस्टर्न साइड में। अब हम लोग अपना 7th नंबर का देखते हैं। तो 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट और सेकंड है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। यानी कि हम लोग को इंडियन डेजर्ट के बारे में और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम लोग को बताना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इंडियन डेजर्ट का। द इंडियन डेजर्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलो। जो इंडियन डेजर्ट है हमारा तो ये एक मेजर और इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारे इंडिया का। तो इसका कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। इट कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द राजस्थान स्टेट। तो हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम क्या था, तो थार डेजर्ट, तो वो राजस्थान स्टेट्स में है और राजस्थान स्टेट में होने के साथ साथ ये कम से कम मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान का कवर किए हुए हैं। इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, यानी कि जो अरावली हिल्स हमारा था उसके वेस्टर्न साइड में ये लाई करता है। इट वास्ट एक्सपेंसेस इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स which their shape day in and day out। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सैंड ड्यून से पूरा एरिया कवर रहता है। सैंड ड्यून क्या रहता है, तो मिट्टी जो बालू उड़ता है उसका बहुत सारा जो टीला बन जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर सैंड ड्यून्स बोलते हैं। It receives a very little rainfall, which is 150 mm, below 150 mm. There are very few streams in this area. यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रेनफॉल 150 मिलीमीटर हर साल के कंपैरिजन में उससे भी कम होता है और यहाँ पर हम लोग को बहुत लेस स्ट्रीम्स देखने को मिलता है रिवर्स का। यहाँ पर हम लोग को एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स स्मॉल स्ट्रीम्स आर समटाइम्स सीन for a short while which disappears again in sand after runs are over। यानी कि जब हम लोग रेनी सीजन का टाइम आता है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स रहता है वो दिखता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है। जैसे ही बारिश ख़त्म होता है वो स्ट्रीम्स भी डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इस एरिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर का बात करेंगे तो लूनी रिवर है यहाँ पर, जो कि इस एरिया में सबसे लार्ज रिवर है। लेकिन ये लूनी रिवर का भी खासियत ऐसा है कि ये ओरिजिन होता है लेकिन ये सी में मिलने से पहले ही वहाँ पर ये सैंड में ही जो सूख जाता है।
Crescent shaped dunes, which are called barkhans, are the prominent features of the Indian desert. यानी कि क्रिस्टन शेप ड्यून्स, यानी कि जो चांद का आकार का ऐसा ड्यून्स रहता है, वो सब हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बरखान्स के नाम से जानते हैं. कैमल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. यानी कि कैमल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट्स का. अब सेकेंड अपना सेंट्रल हाईलैंड्स को समझते हैं हम लोग. द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा, covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highlands. हम लोग यहाँ पर जब देख रहे हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में लाई करता है. यहाँ पर मेजर एरिया जो है वो मालवा प्लेट्यूज का कवर किया गया है. उसके बाद द विंध्यान एंड इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवाइड द सेंट्रल हाईलैंड्स फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू टू इट्स सदर्न साइड. जो विंध्यान रेंज है और उसका ईस्टर्न एक्सपेंशन जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स को सदर्न साइड से डेक्कन प्लेट्यू से डिवाइड कर देता है. इन इट्स वेस्ट लाइज द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड बाउंडेड बाई द अरावलीज. In the north lays the Gangetic Plains, in the east surrounded by the UP and South Bihar. Most of the parts of the Central Highland consist of the Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau. The eastern extension is known as the Bundelkhand and Baghelkhand. जब सेंट्रल हाईलैंड्स का बात कर रहे हैं तो सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ साइड में पूरा लाई कर रहा है. इसको अच्छे से मैंने चैप्टर में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना. तो हम लोग देखेंगे तो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड का है. ज़्यादातर एरिया जो है मालवा प्लेट्यू के द्वारा कवर किया गया है और छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा कवर किया गया है.